सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। पीछे आपने पढ़ा था आर्थिक विकास और आर्थिक विकास की नीतियों के बारे में। आज यहाँ हम चर्चा करेंगे शिक्षा के विकास यात्रा के संदर्भ में, किस तरह हमारे देश में शिक्षा का चरणबद्ध विकास होता गया और शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान किए गए उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। भारत में आज़ादी के बाद जो प्रथम जनगणना 1951 में की गई, उसका जो परिणाम आया, इससे अनुभव होता है कि प्रारंभ में भारत की शिक्षा की व्यवस्था कितनी जटिल थी। इस जनगणना का परिणाम देखें, 1951 में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 17% था, 71 में 34%, 1981 में ये 43%, 91 में 52% और 2001 में ये प्रतिशत बढ़कर 64% तक पहुंचा। तो निश्चित ही रूप से इसे बढ़ाना था और ये भारत सरकार के लिए एक चुनौती थी। तो हम प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार चरणबद्ध विकास किए उसके बारे में एक पढ़ते हैं, जानते हैं। 6 से 14 वर्ष तक की विद्यार्थियों की शिक्षा प्रदान जो की जाती है उसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। और केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए 1988 में एक योजना चलाया जिसको खड़िया श्यामपट योजना या अंग्रेजी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और इस उपक्रम के तहत जो है सरकार ने जो अपेक्षा रखी, इस उपक्रम के अंतर्गत विद्यालय के स्तर में सुधार लाना, शिक्षा की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 सुव्यवस्थित कमरे हों, स्वच्छता गृह की व्यवस्था हो और उसके लिए उचित राशि उपलब्ध कराया जाए। 2 शिक्षकों में 1 महिला शिक्षक की नियुक्ति करने, इसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए, उसमें बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत श्यामपट, मानचित्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मैदान, खेल सामग्री के लिए सरकार ने विद्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी। इसके बाद 1994 में हम देखते हैं इसका दूसरा चरण। 1994 में विद्यालय में 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर 1 अतिरिक्त कमरा और 1 अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जाए, इसका प्रावधान किया गया। छात्राओं के विद्यालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल विद्यालयों को वरीयता देना ये प्रमुख था। और ग्रामीण क्षेत्र में 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति एक तरह से अनिवार्य कर दी गई। इसके बाद वर्ष 1994 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए एक योजना गवर्नमेंट लेकर आई जिसको DPEP के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के 100% उपस्थिति रखी जाए, विद्यार्थियों के होने वाले रिसाव को रोकना, जो विद्यार्थी छोड़ देते हैं बीच में पढ़ाइयाँ वो रोकें, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, दिव्यांगों की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान और मूल्यांकन तथा वैकल्पिक शिक्षा, सामाजिक जागृति आदि उपक्रमों को इस जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। आगे अतिरिक्त जानकारी के रूप में आप ये जाने कि यहाँ पर ताराबाई मोडक का नाम आता है, जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया इस क्षेत्र में। बोडी और कोसवाड़ में आंगनवाड़ी, चारागाह शाला, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा के लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किया। उसी तरह से ठाणे जिले में हम देखते हैं तो अनुताई बाग ने कोसवाड़ में आदिवासियों की उन्नति के लिए कोसवाड़ परियोजना चलाई। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के लिए पालना घर,
बालवाणी, प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बाल सेविका प्रशिक्षण महाविद्यालय जैसे संस्थान खोले, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जिला शैक्षिक योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का उचित भरण पोषण हो, उसके लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना, दोपहर की भोजन योजना भी शुरू की गई ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक आकर्षित हों। आइए अब हम माध्यमिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग की सिफारिश की, जिसके अनुसार 1952-53 में एक स्वतंत्र मुदालियर आयोग स्थापित किया गया और इस आयोग में जो सिफारिश की गई वो 11+4 यानी 11+1+3 ये शिक्षा का पैटर्न था। और आयोग के द्वारा जो कार्य किए गए उसमें माध्यमिक शिक्षा, पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धति आदि इन्होंने अलग से सिफारिश रखी। इसके बाद शिक्षा को आगे इसका विकास के संदर्भ में प्रयास किया गया। कोठारी आयोग के तहत एक अतिरिक्त जानकारी और भी जाने कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की स्थापना 1 जनवरी 1966 को पुणे में की गई और इस मंडल द्वारा 10वीं 12वीं की कक्षाओं की सालाना परीक्षाएं ली जाती थी। आपके विद्यालय में भी इस मंडल के द्वारा एक शिक्षण संक्रमण पत्रिका, मासिक पत्रिका आती है। कोठारी आयोग में 10+2+3 की सिफारिश की गई, जिसको 1972 में यानी लागू किया गया 10+2+3 का फार्मूला। और कोठारी आयोग ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली, शिक्षा में मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश, शिक्षा को समाज के निचले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए निरंतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार और मुक्त विश्वविद्यालय जैसे उपक्रम सुझाए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे उपेक्षित वर्ग को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी बजट में शिक्षा के बजट को बढ़ाने पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो 1972 में जो 10+2+3 शैक्षिक संरचना थी, उसके आधार पर 1975 में 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा ली गई। कोठारी आयोग के द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य जाने। पहला, शिक्षा का आधुनिकीकरण। दूसरा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता। तीसरा, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन। साथ ही शिक्षा और उत्पादकता, यानी शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ें और लोकतंत्र का संरक्षण और संवर्धन, इस पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नवीन योजनाएं लाने के लिए 1948 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आप लोग हर साल जो शिक्षक दिवस मनाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस आयोग के तहत जो है वित्तीय अनुदान, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और समन्वय स्थापित करने के कार्य जो है आयोग को सौंपे गए, जिसकी कार्य प्रणाली को आप जाने। विश्वविद्यालय के अनुदान स्वीकृत करना और उसको वितरण करने का कार्य नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय की शिक्षा का नियोजन करना, पाठ्यक्रमों में सूत्रबद्धता लाना, इसके अलावा शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना कि जो निकलने वाले छात्र हैं वो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाएं तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना, विश्वविद्यालय विकास परिषदों का गठन करना, स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु उन्नत अध्यापन केंद्र स्थापित करना, नए विश्वविद्यालय स्थापित करना और साथ ही साथ इस आयोग के द्वारा कंट्री वाइड क्लासरूम
कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने के संदर्भ में सिफारिश की गई। आगे आप देखें, एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में महाराष्ट्र में 1965 में कला शिक्षा की नीति को तय करने और उस नीतियों को कला संस्थानों द्वारा क्रियान्वित करने हेतु निदेशालय बना, जिसमें विद्यालयीन स्तर पर ली जाने वाली ड्राइंग ग्रेड परीक्षाओं को आयोजित करने का दायित्व विभाग ने स्वीकारा। अब हम आगे जानते हैं एनसीईआरटी क्या है और ये एनसीईआरटी के माध्यम से सरकार ने किन लक्ष्यों को प्राप्त किया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में की गई और इस संस्थान के द्वारा केंद्र सरकार को विद्यालयीन शिक्षा के विषय में सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में और शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में सहयोग देना प्रमुख उद्देश्य रहा है। शिक्षा संबंधी अनुसंधान, शोध कार्य और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना इसके कार्य हैं। शिक्षा का विकास और विस्तार करना, शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, विद्यालय में पाठ्यक्रमों और पाठ्य पुस्तकों की जो पुनर्रचना की जाती है और 10 साल बाद जो चेंज किए जाते हैं उसके संदर्भ में, और साथ ही साथ एनसीईआरटी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं, अध्यापक पुस्तिकाएं बनाना, अध्ययन अध्यापक की तकनीकी का विकास करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रज्ञा शोध परीक्षाओं का आयोजन करना, ये एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। एनसीईआरटी के ही आधार पर महाराष्ट्र में एमएससीईआरटी की स्थापना की गई। आप इसके बारे में भी जाने। 1964 में पुणे में महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद, जिसको एमएससीईआरटी के नाम से जाना जाता है, इस संस्था को विद्या प्राधिकरण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। विद्या प्राधिकरण, इस संस्था द्वारा जीवन शिक्षण नाम की एक पत्रिका का नियमित प्रकाशन होता है। एमसीईआरटी के जो कार्य हैं, प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, शिक्षकों के लिए सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाता है, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बाद बच्चे कौन से पाठ्यक्रम चुने, उनके व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनने में मार्गदर्शन करने का कार्य ये एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती और अभ्यासक्रम संशोधन मंडल, जिसको बाल भारती के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी जाने। ये 27 जनवरी 1967 को पुणे में इसकी स्थापना हुई और कक्षा 1 से 12वीं के शालेय विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करने का कार्य बाल भारती के द्वारा किया जाता है, जिसमें 8 भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती और तेलुगु, इन भाषाओं की पुस्तकों को तैयार किया जाता है। बच्चों, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के बारे में भी आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। 1986 में ये राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति के अनुसार बदलते समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन किए गए। सभी राज्यों के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय प्रोग्राम सुझाया गया। पाठ्यक्रम का सभी विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लचीला बनाने पर जोर दिया गया। इस नीति का प्रभावशाली क्रियान्वयन होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 1988 के नाम से इसको जाना जाता है। इसके संदर्भ में आप देखें आगे, डॉक्टर RH दवे ने एक क्षमताधिष्ठित प्राथमिक शिक्षा का अभ्यासक्रम रखा था। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम अध्ययन क्षमता निश्चित करने के लिए डॉक्टर RH दवे की अध्यक्षता में एक समिति की किया गया गठन, जिसके अनुसार भाषा, गणित और परिसर अध्ययन के लिए 5वीं कक्षा तक की न्यूनतम अध्ययन क्षमताओं की तालिकाएं विकसित की गई। इस तरह से निरंतर प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारने के संदर्भ में प्रयास रहा। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा में उपग्रह तकनीकी का उपयोग और शैक्षणिक अनुसंधान के संदर्भ में। धन्यवाद।